सीड बिजनेस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहले हम ये जानना पड़ेगा कि सीड का क्या इंपॉर्टेंस है, देन हम रेगुलेटरी मेजर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, और यदि किसी को कोई कुछ किसी तरह का क्वेरीज होता है तो आप चैट में डाल सकते हो, हम उसका जवाब दे देंगे, है ना। तो हम देखें कि जो हमारा सीट, जैसे कि हम अर्लियर क्लास में बताएं कि सीट हमारा क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम देखते हैं स्लाइड के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि सीट जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है। और जैसे एग्रीकल्चर में हमारी कई तरह की इनपुट की ज़रूरत होती है, उसमें सीट जो है एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है, या इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं वाइटल इनपुट है, ठीक है। क्योंकि अदर यदि सीड नहीं रहेगा तो अदर हमारा इनपुट जो है कोई यूज का नहीं रहेगा। हाँ, और दूसरी बात ये देखा गया है कि यदि एक हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करते हैं तो केवल एक इनपुट को चेंज करने से उसके जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम 20 to 25% इंक्रीज कर सकते हैं। इस सिंगल इनपुट से इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसीलिए जो देखा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में, ये वर्ल्ड ओवर जो है, जहाँ जब भी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया, इतना मल्टीफोल्ड टाइम इंक्रीज किया है, तो उसमें सीड का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो हमारे यहाँ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 60s 70s के डिकेड में, तो उस समय जो हमारा प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी रैपिडली इनके 2 to 3 टाइम्स 60 70 80 तक में इंक्रीज कर चुका था। आज जो है हमारा फूड प्रोडक्शन जो है 280 मिलियन टन के आसपास में है, जो कि इंडिपेंडेंट के समय ओनली 15 मिलियन टन हुआ करता था। अब देखते हैं हमारा कि सीड का बिजनेस, सीड का मार्केट क्या है, ग्लोबल लेवल पे भी हम देखेंगे एंड हमारे नेशनल लेवल पे भी देखेंगे। ग्लोबल लेवल पे यदि हम देखें इन मॉनेटरी टर्म में, तो टोटल बिजनेस जो है, ये हमारा जो डाटा है वो 2011 का है, इंटरनेशनल सीड फेडरेशन का लिया हुआ डाटा है, क्योंकि ये अपडेट नहीं हो पाई क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, इनके द्वारा कंपाइल किया हुआ है। तो सोर्स जो है इसका कोई मतलब परफेक्ट सोर्स अदर देन ये इंटरनेशनल सीड फेडरेशन के अलावा कोई इंटरनेशनल लेवल पे कंपाइल नहीं हो पा रहा है इस टाइप से। तो हम देखें कि ग्लोबल लेवल पे जो हमारा सीड का मार्केट है वो 42 बिलियन डॉलर का है। और टॉप में सबसे जो है हमारा कंट्री यूएसए है, देन चाइना है, और इंडिया जो है वो हमारा 5th पोजीशन पे आता है। इंडिया का जो बिजनेस है वो 2 बिलियन डॉलर का है। एंड ग्रोथ रेट कहें, यदि इंडियन सीड इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है भी हमारा एवरेज 20% के चल रहा है। एंड एक अदर वे में डिफाइन करने का होता है कि हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, सीजीएआर होता है कि एक तरह से कि इंक्रीमेंटल रेट ऑफ ग्रोथ, कंपाउंड इंक्रीमेंटल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है हमारा, वो सीजीएआर है। तो इंक्रीमेंटल रेट ऑफ ग्रोथ जो है हमारा अराउंड अभी 50% के आसपास चल रहा है, करेंटली 50% के आसपास चल रहा है। अब हम देखते हैं इंडियन सीड इंडस्ट्री क्या क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, यदि हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करें तो दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और इंडिया में जो है पब्लिक सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है अर्ली 60s 70s 80s के डिकेड में। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो है प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा काफ़ी पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, बट अर्लियर जो है वो 100% अबाउट हमारा पब्लिक सेक्टर था। 1963 में पब्लिक सेक्टर कंपनी जो नेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश हुआ एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू कहते हैं, वो हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन था, ठीक है। इसके अलावे एक और कंपनी थी, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी जो है नेशनल लेवल की कंपनी है, और स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में एक स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का मैंडेट था, लेकिन अभी हर एक स्टेट एस्टैब्लिश नहीं किया है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। अबाउट अभी 22 स्टेट के पास है ये स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। जैसे हमारे स्टेट में, बिहार स्टेट में है हमारा सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसको कहते हैं बिहार राज्य बीज निगम, है ना, बिहार राज्य बीज निगम। अब देखते हैं प्रेजेंट में अभी जो, यदि हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन करें कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम डील कर रहा है, वो हमारा पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% है। जबकि यही सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है 60-70 के अराउंड में ये सेक्टर 100% कंट्रीब्यूट किया करता था, ठीक है। तो अदर सेक्टर कितना हुआ, पब्लिक सेक्टर 30 है तो प्राइवेट सेक्टर हमारा 70% हो जाता है, ठीक है। बट प्राइवेट सेक्टर भी जो है एक कह सकते हैं कि वो एक कंसोलिडेटेड ग्रुप नहीं है, उसमें भी आप सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सेगमेंट इन द सेंस कि उसमें लार्ज सेगमेंट है, मीडियम सेगमेंट है, ठीक है।
एंड स्मॉल सेगमेंट है। तो लार्ज सेगमेंट जो प्ले करता है 40% रोल प्ले कर रहा है, एंड मीडियम सेगमेंट जो है हमारा 17% रोल प्ले करता है। और जो स्मॉल सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ये इसमें लेबर फोर्स कम होता है, काफ़ी कम क्वांटिटी में इसका सीड बिजनेस होता है, एंड इनके पास R&D यूनिट नहीं होता है। यदि हम किसी कंपनी को आज के टाइम में यदि कहें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये हुआ कि उसके पास R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी होगा, एंड वो काफ़ी वेल मैनेज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है अपना सीड बिजनेस कर रहा होगा, है ना। ये तो हमारा वॉल्यूम रहा सीड बिजनेस का क्या है शेयर के हिसाब से। और ये दूसरे हिसाब से यदि हम देखें कि किस क्रॉप हुआ, यदि देखें हमारा मार्केट में कौन सा क्रॉप ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो उसमें हमारा ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप का सीड जो है हमारा मार्केट जो है भरा पड़ा है सीड बिजनेस में। लेकिन आज के टाइम में जो है कई सारे क्रॉप्स में हाइब्रिड डेवलप हुए, जैसे कि हमारा कॉटन में कॉमर्शियल क्रॉप्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। और उसका जो है पर्टिकुलरली आप देखें जो स्टेट है महाराष्ट्र है, गुजरात है, हाँ, वहाँ काफ़ी क्वांटिटी में जो है इसका सीड प्रोडक्शन हो रहा है। और हमारे यहाँ पे इसका मार्केटिंग भी तो पहले तो मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू होती थी, अब तो हमारे कई सारे नेशनल कंपनी भी जो है हाइब्रिड डेवलप करके इनका मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा जो कंपनी यदि टोटल प्राइवेट कंपनी बड़े प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो वो हमारे पास जो है 200 प्राइवेट कंपनीज हैं। और इसके अलावा जो है ये 14 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, बड़े बड़े स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। कुछ स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ऐसे भी हैं जो कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू लार्ज सीड कॉर्पोरेशन। जैसे फर्स्ट जो हमारा स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो डेवलप स्टार्ट बनना हुआ था, वो वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट आया था। वो उसको कहते हैं नेशनल सीड प्रोजेक्ट। नेशनल सीड प्रोजेक्ट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग के लिए दिया गया था। तो जो हमारा उसके तहत जो हर एक स्टेट में एक स्टेट सीड कॉर्पोरेशन डेवलप होना था, है ना। मतलब स्टेट लेवल पे जो हमारे स्टेट वैरायटी है उसके सीड के मल्टीप्लिकेशन एंड मार्केटिंग के लिए वो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को डेवलप किया गया था। जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का रोल था वो, या रोल है अभी प्रेजेंट में, उसको इस मैंडेट में ध्यान में रखते किया गया था कि जो हमारा नेशनल वैरायटी है, नेशनल वैरायटी की जिस वैरायटी का कल्टीवेशन मोर देन 2 स्टेट में होता है, हाँ, उस मोर देन 2 स्टेट में वो रिकमेंडेड है कल्टीवेशन के लिए, उस टाइप की वैरायटी को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को दिया गया है। हाँ, बट आज के टाइम में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है नेशनल वैरायटी को भी कर रहा है मल्टीप्लाई, स्टेट वैरायटी को भी कर रहा है। डिपेंड करता है उस वैरायटी का पोटेंशियल कितना है, उस वैरायटी का डिमांड कितना है। ठीक है, अब देखते हैं सीड बिजनेस हाइब्रिड सीड का मार्केट क्या है इंडिया में। हाइब्रिड सीड में हम देखें यदि तो सबसे ज़्यादा शेयर जो है हमारा है बीटी कॉटन का है। बीटी कॉटन 41% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एंड इसके बाद फॉलोड बाय मेज, ये हमारा 15% के आसपास है। हाँ, एंड जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है एक राइस है। राइस का 9% है, बट ये जो है अभी क्रॉप हमें लग रहा है कि ये 12% के आसपास क्रॉस किया होगा इंडिया में। एंड बिहार हमारे स्टेट में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग जो है काफ़ी फास्ट फास्ट ग्रोथ है। और देख रहे हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी भी हाइब्रिड राइस जो है वैरायटी जो हमारे यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, सनफ्लावर का जो हाइब्रिड है वो कर्नाटका में है, कुछ आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। बट ये बहुत बड़ा मार्केट अभी नहीं है हमारे लिए, बट इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। सॉर्गम का भी जो मेन कंसंट्रेटेड है ये हमारा जो कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, एंड हमारा राजस्थान है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा सीड मार्केटिंग का जो सीड बिजनेस का हमारा ट्रेंड क्या है। हम देख रहे हैं कि ट्रेंड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भी इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा नेशनल कंपनी भी इंक्रीज कर रहा है। एक तो ये कंपनी लेवल पे यदि हम ट्रेंड देखें, दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि जो पहले जो हमारा जो हम वेराइटी प्रेफर करते थे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी प्रेफर करते थे, आज के टाइम में कई सारे क्रॉप में हाइब्रिड आ गया है ना। तो हाइब्रिड के आने से जो है एक तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी जंप किया है। हाँ, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये हुआ कि हाइब्रिड सीड जो है वन टाइम रहता है, उसको मल्टीप्लाई हम फर्दर नहीं कर सकते हैं, तो जिसके कारण सीड का कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। एंड सीड का कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण जो है प्राइवेट कंपनियां जो है ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो कर रही हैं।
हमारा वॉल्यूम जो है इंटरनेशनल सीट ट्रेड में भी बढ़ा है, या कह सकते हैं कि ग्लोबल वॉल्यूम जो सीट ट्रेड का वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। एंड हमारे लिए भी काफ़ी स्कोप है इंडियन सीट इंडस्ट्री के लिए कि हम ग्लोबल सीट इंडस्ट्री में अपना पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि देखा जाए तो अ, हमारे कंट्री में जो है जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, यदि कह सकते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हमारे यहाँ पे सभी तरह के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, तो इसका ये एडवांटेज हम ले सकते हैं कि डिफरेंट क्रॉप के सीड का प्रोडक्शन हम करके यहाँ पे अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है। जब सीड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेगुलेशंस की भी जरूरत पड़ेगी, कई सारे तरह के रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि क्वालिटी को कंट्रोल करना है तो सीड रेगुलेशन की जरूरत, सीड क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। मार्केटिंग को कंट्रोल करना है तो मार्केटिंग रेगुलेशन की जरूरत है। हाँ, इंटरनेशनल सीड ट्रेड की जरूरत यदि हमें पड़ती है, इंटरनेशनल सीड ट्रेड हमें करना है तो उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि मार्केट इतने इतने ज़्यादा कंपनी आ गए हैं, लोगों कंपनी के बीच में कंपटीशन होने लगा, इवन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपटीशन है, प्राइवेट टू प्राइवेट कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या वैरायटी डेवलपमेंट करने में, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए भी लेजिस्लेशन बनाया गया है। जैसे कि एक लेजिस्लेशन है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट है, ये सब हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अब देखते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, इंडिया में हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है सीड बिजनेस में। अभी आप देखें यदि एवरेज हम ले डाटा की सीड रिप्लेसमेंट रेट का इंडिया में, एवरेज रिस्पेक्टिव ऑफ हाइब्रिड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, तो एवरेज जो है हमारा जो है अराउंड 25% है सीड रिप्लेसमेंट रेट। ओके, तो 25% इज मच बिलो दी एवरेज दी नेशनल एवरेज, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में ये जो है ऑलमोस्ट 90% 100% के आसपास में है। तो हमें ये देखना है कि ये अभी जो हमारा 20% सीड रिप्लेसमेंट रेट है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एकरेज का जो रिक्वायरमेंट है, अभी जो कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट का 25% एकरेज पे जो है क्वालिटी सीड से सोइंग हो रहा है। इट मीन्स अभी 75 एग्जैक्टली हम 100% नहीं कर सकते हैं, 70 इंक्रीज कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, 80% हम जा सकते हैं। हाँ, तो 80% आप देखो कि इतना बड़ा गैप है हमको अभी सीट रिप्लेसमेंट रेट अचीव करने में, मीन्स उस गैप के जो सीट रिक्वायरमेंट, उस गैप का जो सीट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो हमें सीट की जरूरत पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसमें जो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल अहम है। तो एक तरह से ये जो गैप है, ये गैप जो है अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट इन सीड सेक्टर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी सीड जो है एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है इंडियन सीड इंडस्ट्री के लिए। ओके, और ये ड्राइवर क्वालिटी सीड, यदि हम सीड में फर्दर इंप्रूवमेंट करें, उसका हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करते थे, तो वो ड्राइवर वो कहे कि वो एट्रैक्शन फोर्स जो हमेशा कंटिन्यू और सस्टेन करता रहेगा हमारे इंडस्ट्री को। तो इसमें जो है हमेशा रेगुलर जो है रूटीन वे में इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और हाई से हाई यील्डिंग वैरायटी हमें डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, इवन हमारा नेशनल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें हाई यील्डिंग वैरायटी को भी डेवलप करना पड़ेगा, एंड वो पर्टिकुलर क्रॉप तक लिमिट नहीं करना है, हमें जो है ये डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत अक्रॉस द क्रॉप करना है। ओके, तो हम फुल पोटेंशियल, फुल क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड हम कह सकते हैं कि फुल पोटेंशियल के साथ हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है बीइंग एज ए स्टूडेंट। सोचो कि हम, चूंकि हम आज ग्रेजुएट हो जाएंगे, मास्टर डिग्री कर लेंगे, तो सीट इंडस्ट्री में हमारे लिए कहाँ प्लेसमेंट है, ये हमें देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। और ये अभी परफेक्ट टाइम है, आप लोग यूजी में हो, ये हमें जानने की अत्यंत आवश्यकता है कि आखिर हम अपने स्टूडेंट को ये बता सकें कि हम जो है अब कहाँ पे उन लोगों को प्लेस करा पा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सीड कोई भी कंपनी हो, उसमें 3 सेगमेंट में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, जहाँ पे कि एज ए एग्रीकल्चर जो है सीड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट के रूप में हम जो है हमें जॉब मिल सकती है। तो पहला कंपोनेंट जो है R&D सेक्टर, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। ये जो डील करता है ब्रीडिंग से रिलेटेड डील करता है, मतलब वेराइटल इंप्रूवमेंट, वेराइटल डेवलपमेंट से रिलेटेड डील करता है। दूसरा जो सेगमेंट है वो हमारा प्रोडक्शन सेगमेंट है, मतलब क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। ये काफ़ी टेक्निकल जॉब है, यहाँ पे भी टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत है, और इसमें जो है एक परफेक्ट सीड टेक्नोलॉजी, जिनको कि सभी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, है ना, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए।
लास्ट सेगमेंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है एक आपको इस सेक्टर का तो जानकारी होने के साथ साथ जो है आपको मार्केटिंग स्किल की भी जानकारी होनी पड़ेगी, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, सेल्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, है ना। और उसका हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी जानना पड़ेगा। ओके, ये तो मार्केटिंग हमारा केवल सेल से ही नहीं रिलेटेड है। सेल प्लस मार्केटिंग मतलब स्ट्रेटेजी को कैसे हम जो है अपने प्रोडक्ट को जो है फार्मर्स तक पहुंचाएंगे, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डीलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस टाइप की सर्विस हम प्रोवाइड करें फार्मर्स को, एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या होगा, इवन फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ जो है मार्केटिंग सेगमेंट डील करता है। हाँ, तो अभी हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं इंडस्ट्री में। देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको हमें जो है एक तो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटिटिव वे में जो है एन हेल्दी मार्केटिंग इन्वायरमेंट में वो वर्क कर सके। हाँ, और साथ साथ जो है उनको जो है कॉम्पिटिटिव, चूंकि मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, एंड सीड मार्केट काफ़ी डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव है, ये स्टेबल मार्केट नहीं, काफ़ी डायनामिक है। तो चेंज, ये कंपनी को भी टाइम टू टाइम चेंज लाना पड़ेगा पॉलिसी इन्वायरमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसी भी मेकअप करते हैं, उसके थ्रू भी इम्पैक्ट होते हैं कई बार, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने को चेंजेस करना पड़ेगा। मार्केट में सीड का डिमांड क्या है, किस क्रॉप का डिमांड ज़्यादा, क्या कम है या ज़्यादा है, मतलब डिमांड फॉरकास्टिंग के बेसिस पे जो है अपनी कंपनी पॉलिसी बनाएगी एंड प्रोडक्शन प्लानिंग करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अभी जो है अभी हमारे पास कई बार ऐसे होते हैं कि कोई कई सारे ऐसी कंपनी मार्केट में इंटर्स कर जाती है, बट उनका कभी कभी जो है वो हर एक पैरामीटर जो गवर्नमेंट नॉर्म बना रखी है कि कौन कौन से कंपनी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत है, किस बेसिस को अपना सीड बिजनेस कर सकते हैं। तो कभी कभी इस टाइप का भी सामने आया है कि कंपनी माल प्रैक्टिसेस करके कंपनी जो है फार्मर्स के साथ कई बार नुकसान फार्मर्स को उठाना पड़ता है ना। और ये भी देखा गया कि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी रिम्यूनरेटिव हैं, उसका सीड प्रोडक्शन में काफ़ी अर्निंग है, बट कई सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि टाइम, प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा लेता है एंड मार्जिन काफ़ी कम होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें भी कि कॉस्ट कटिंग हम कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप डेवलप करके जो है हम इसको, एक तो प्रोडक्ट जो कॉस्ट कटिंग करेंगे प्रोडक्शन साइड से भी होगा, एंड प्लस फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा कि शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, है ना। जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास एक सीजनल सेलिंग पीरियड, सीजनल सेलिंग पीरियड जो हमारा, जैसे कहें कि हमारे पास यदि सपोज खरीफ सीजन में हमें सेल करना है तो बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब विद इन जो है 1 मंथ के अंदर में जो है टोटल सीड जो है आप मतलब उसका पैकेजिंग से लेके मार्केटिंग तक पूरा फार्मर फील्ड तक पहुंचाना जो है एकदम शॉर्टेस्ट टाइम है, मतलब हमें उस टाइप से चैनल बना के रखना पड़ेगा, ये पहले से डेवलप करना पड़ेगा कि कितना कम टाइम में क्विक डिलीवरी कर पाए सीड को, है ना। और कई सारे सीट जो है यदि हमारे देखें तो कई सारे पेरिसेबल, मतलब स्टोरेबिलिटी कई सारे सीट का काफ़ी कम होता है ना। तो इसके इसके कारण भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो है सीट जो है जर्मिनेट नहीं किया, तो उस टाइप की सीट का हमें जो है किस टाइप से स्टोरेज करना पड़ेगा, किस टाइप से पैकेजिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर आती है स्टेट रेगुलेटरी प्रोडक्शन रेगुलेशंस। इसके रिगार्डिंग ये है कि हम आप प्रोडक्शन रेगुलेशंस क्या रखना पड़ेगा, ये भी हम अब जब डिस्कस करेंगे सीड एक्ट के बारे में या और सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो वहाँ पे ये सब आ जाएगा। वल्नरेबल टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ये होता है कि कभी सीड प्रोडक्शन इवन सुटेबल, हम तो ये करते हैं कि सीड सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में सीड प्रोडक्शन करते हैं, बट कई टाइम ऐसा होता है कि स्ट्रेस के कारण जो है कभी कभी, या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का, या सम टाइम बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस के कारण जो है हमारा सीड प्रोडक्शन प्लॉट पूरा डैमेज हो जाता है, या क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये ओपन इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे टाइम में कभी कभी सीड का शॉर्टेज हो जाता है। हाँ, या कह सकते हैं कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाने के कारण जो है कभी कभी हमारा क्रॉप डैमेज हो जाता है, तो वैसे समय में भी हमें अदर जो है एक कंटीजेंसी प्लानिंग के तहत जो है सीड का जो है हमें बना के रखना पड़ेगा, कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए सीड की अवेलेबिलिटी कंटीजेंसी क्रॉप्स का। ओके, नाउ कम टू सीड लेजिस्लेशन। जैसे कि जो हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करें, सीड बिजनेस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमारा जो है कई सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, बट इससे पहले चूंकि जो टर्मिनोलॉजी, कई सारे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं इसमें,
कई बार आप देखोगे जैसा कि अपने सिलेबस में लिखा हुआ है सीड लेजिस्लेशन इन इंडिया। लेजिस्लेशन क्या है ना? तो इसको समझने के लिए हम कई इसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। देखिए जब लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कई तरह के टर्मिनोलॉजी आते हैं सामने, जैसे कि आप देखोगे कि रूल एक्ट आया, रूल आया, ऑर्डर आया, है ना, पॉलिसी आया। तो इस टाइप के टर्मिनोलॉजी से हमें फेस करना पड़ता है कि ये क्या है, कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। ओके, तो हमें ये देखना है कि पहले ये समझना है कि और अभी रिसेंट में आप लोग सुन रहे होंगे कि सीड बिल क्या है ना? तो ये सब चीज़ हमें जानना है। देखिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कोई लेजिस्लेशन बनाने का, कोई रूल बनाने का, कोई एक्ट बनाने का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लेजिस्लेटर का। लेजिस्लेटर हमारा क्या है, जो हमारा सेंट्रल लेवल पे है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, ठीक है। उसी तरह स्टेट लेवल पे जो है हमारा विधानसभा, विधान परिषद है, उसका काम है कानून बनाना, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इसमें क्या प्रोसीजर्स क्या है कानून बनाने का, हम बहुत ब्रीफ में इसको बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए कि हमें जो है सीड बिल सपोज जो हमें सीड के क्वालिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना? तो सीड एक्ट हमारा 1966 में आया, बट ये 1960 में सीड एक्ट आया, उसके पहले क्या हुआ इस सीड एक्ट के साथ, है ना? तो सबसे पहले जो है सीड एक्ट बनने के पहले एक प्रपोजल लाया जाता है। प्रपोजल जो है कंसर्न मिनिस्ट्री लाता है, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में प्रपोजल लाया कि हमें सीड के क्वालिटी को रेगुलेट करना है। ओके, तो सीड के क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए जो प्रपोजल लाया गया, जो प्रपोजल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, वो प्रपोजल हमारा बिल कहलाता है। ओके, जो प्रपोजल पार्लियामेंट में प्लेस किया गया वो हमारा बिल हुआ। यदि पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देता है और प्रेसिडेंट से एसेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट उसको जो है एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो हमारा एक्ट कहलाता है। तब बिल मतलब ये कह सकते हैं कि बिल जो है हमारा एक ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ एक्ट है जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है रूल। रूल हमारा ये है, यदि देखिए कि जैसे सीड एक्ट में हमारा प्रोविजंस है कि सीड के क्वालिटी को रेगुलेट करना है, तो रेगुलेशंस करना है, बट डिटेल प्रोविजंस रूल उसमें जो है एक्ट में नहीं दिया गया है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं दिया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें रूल बनाना पड़ता है। ओके, और अब कभी कभी ऑर्डर आप सुने होंगे, ऑर्डर ऑर्डर का भी यूज किया जाता है टर्मिनोलॉजी। ऑर्डर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि यदि जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट कोई भी किसी टाइप का कानून बना सकती है सर्टेन एक्ट के तहत, जो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है हमारा सीट कंट्रोल ऑर्डर जो है, वो जो ऑर्डर बनाया गया है मेनली जो सीड के मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए, वो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा था मीन्स 1955 से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो सीड कंट्रोल ऑर्डर आया वो 1983 में आया। और ये जो सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में आया, ये ऑर्डर जो है इशू किया गया है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत। ओके, क्योंकि पहले सीड जो है हमारा एसेंशियल कमोडिटी नहीं हुआ करता था, ये हम अभी लेटर के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। हाँ, तो अब ये जो लेजिस्लेशन है या कह सकते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन जो रेगुलेट करता हो सीड के मार्केट को, रेगुलेशन के लिए कई बार पॉलिसी की भी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी बना के रखती है। हाँ, तो हम कह सकते हैं लेजिस्लेशन को कि इट इज ऑल एन एक्सप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, ऑल एक्सप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिसी एक वाइडर टर्मिनोलॉजी है कि जो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है। गाइडिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट के लिए काम करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। सपोज गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें जो जो भी मार्केट में सीड जो है हमें सप्लाई हो रहा है ना, उसके लिए जो है हम मार्केट में भी क्वालिटी रेगुलेशन का जो काम करें, तो वो कैसे करेंगे ताकि किसान को जो है एक अच्छी क्वालिटी का सीड मिल पाए। तो हमें इस टाइप का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क करना पड़ेगा कि मतलब हमारी पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट को मतलब फार्मर्स को एक अच्छा क्वालिटी का सीड मिल पाए। ओके, तो अच्छी क्वालिटी का सीड मिल पाए, ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट का एक डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो थ्रू
लेजिस्लेशन एक्ट बना के करना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि पॉलिसी जो है अपने आप में इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ओके, लेकिन एक्ट जो है हमारा इम्प्लीमेंटेबल है। हाँ, पॉलिसी को हम डायरेक्टली वो यदि कोई पॉलिसी को जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो हमारी पॉलिसी को तो हम उसको कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन हमारा एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। मतलब पॉलिसी बाइंडिंग नहीं है कोई भी प्लेयर्स पे, लेकिन एक्ट जो है बाइंडिंग है। हाँ, तो एक्ट हमारा जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी गवर्नमेंट आती है पॉलिसी डिसीजन लेता है कि हमें किस वे में किसके लिए काम करना है, किस वे में काम करना है, हाँ, किस सेक्टर को फोकस करना है ना। तो ये चीज़ हर एक गवर्नमेंट का एक अपना पॉलिसी होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। तो सीट लेजिस्लेशन जो हमारा सीट लेजिस्लेशन भी वाइडर टर्मिनोलॉजी, इसमें सभी आते हैं, पॉलिसी आते हैं, एक्ट, रूल, रेगुलेशन जो भी है सभी चीज आते हैं, है ना। इसका जो मेन पर्पस है हमारा जो लाने का, सीट लेजिस्लेशन लाने का, उसका मेन पर्पस है कि कल्टीवार लिस्टिंग, मतलब किस कल्टीवार को, मतलब कल्टीवार किस क्रॉप के वैरायटी को जो हम कल्टीवेशन में लाएं, है ना, उसका सीड प्रोडक्शन कैसे करें, प्रोसेसिंग कैसे करें, स्टोरेज के लिए हमें क्या रेगुलेशन देना पड़ेगा, टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या होगा, टेस्टिंग का प्रोसीजर्स क्या होगा, टेस्टिंग का गाइडलाइन क्या होगा, एंड उसका मार्केटिंग क्या करेंगे। मार्केटिंग हम अपना डोमेस्टिक मार्केटिंग प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग की बात करते हैं, ताकि किसान को अच्छी क्वालिटी का बीज सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता रहे। देखो, हम कुछ लेजिस्लेशन जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जो कि डायरेक्टली हमारे सीट को कंट्रोल करता है, उसको हम इनलिस्ट किए हुए हैं। सीट एक्ट 1966, सेकेंड है सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, थर्ड है न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट 1988, फोर्थ है प्लांट फूड एंड सीड ऑर्डर 1989, फिफ्थ है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, एंड सिक्स वन इज प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003। इसके अलावा रिसेंट और भी है, सीड बिल हमारा आने वाला है, मे बी नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। बट ये अभी हमारे लिए, अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हम सीड एक्ट क्या है। जैसे हम पिछले क्लास में भी हम इसको एक बार डिस्कस किए हुए थे, बट ये चाहते हैं कि एक बार, क्योंकि ये क्लेरिफाई करना जरूरी, बार बार इससे कई बार सवाल इस टाइप से कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो एक बार इसको हम फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ, सीड एक्ट जो है हमारा 1966 में आया, और ये एक्ट ये कहता है कि ये एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, जो कि सीड के क्वालिटी को रेगुलेट करता है। तो ये होल ऑफ इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा कहने का मतलब ये है कि ये एक्ट जो है हमारा पार्लियामेंट से थ्रू लाया गया है, हमारा सेंट्रल एक्ट है। ये क्या है, एक सेंट्रल एक्ट है। और ये सीड एक्ट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मास्टर एक्ट है, जो कि क्वालिटी को, सीड क्वालिटी को रेगुलेट कर सकता है। यदि सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करें, जितने भी एक्ट बताएं, तो उसमें सबसे मेन एक्ट सीड एक्ट है। यह फर्स्ट सीड लेजिस्लेशन जो है हमारा सीड एक्ट है। इसके पहले इंडिया में सीड के क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट, कोई कानून, कोई रेगुलेशन नहीं हुआ करता था। ओके, तो टोटल सीड एक्ट में जो है 25 सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है वो डील करता है कि ये किस एरिया में अप्लीकेबल होगा। ये होल ऑफ द इंडिया, ये एक्ट कहता है कि ये होल ऑफ द इंडिया में अप्लीकेबल होगा। दूसरा जो सेक्शन 2 है, ये डील करता है कि ये किस क्रॉप के सीड के लिए अप्लीकेबल होगा। तो ये है सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, कॉटन सीड, सीड्स ऑफ कैटल फॉडर एंड ऑल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेटिंग मटेरियल। ठीक है, ये इन क्रॉप पे अप्लीकेबिलिटी में से किस क्रॉप पे ये अप्लीकेबल होगा, ये एक्ट होगा। तो जब 1966 में ये एक्ट बना था, तो उस समय कई सारे क्रॉप्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं किए गए थे। जैसे कि आप इसमें देख लो, कॉटन सीड को लिया गया, जूट सीड नहीं है। तो जूट सीड जो है, जो ओरिजिनल एक्ट है सीड एक्ट 1966 में, वो जूट क्रॉप को नहीं लिया गया था। वो लेटर ऑन जो हमारा अमेंडमेंट है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट का सीड एक्ट हुआ, उसके तहत जो है जूट को इंक्लूड किया गया था। सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 ये कहता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सीड कमेटी, ये एक जो है टॉप लेवल कमिटी रहेगा, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा टाइम टू टाइम कि सीड रिलेटेड क्या क्या चेंजेस लाना है, इसमें रूल रेगुलेशन में करना है। सेक्शन 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है एक सेंट्रल लेवल पे जो है सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की बात कही गई है, और स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में एक स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना हुई है। बिहार में भी हमारा जो स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो हमारा पटना मीठापुर में है।
सेक्शन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द सीड एक्ट। इट जो है ये इट डील विथ द नोटिफिकेशन ऑफ वैरायटी। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि नोटिफिकेशन क्या है। हाँ, सो मैं ये समझता हूँ यहाँ इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो नोटिफिकेशन के यदि जो भी वैरायटी जो हमारा मार्केट में सेल हो रहा है, जो नोटिफाइड वैरायटी होगा उसके ऊपर सीड एक्ट एप्लीकेबल होगा। ऐसे बाद में कई सारे वैरायटी जो कि नोटिफाइड नहीं उसका भी मार्केटिंग हो रहा है। हाँ, बाद में कुछ अमेंडमेंट हुआ है और उसके तहत जो है नोटिफाइड वैरायटी नन अननोटिफाइड वैरायटी का भी मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ, लेकिन सीड एक्ट का जो ओरिजिनल प्रोविजन है नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन जो वैरायटी का होगा अंडर सेक्शन 5 ऑफ सीड एक्ट के तहत होगा। सेक्शन 6 जो है वो डील करता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा सीड का। सेक्शन 6 डील विद द स्टैंडर्ड ऑफ सीड जर्मिनेशन प्योरिटी ऑफ सीड। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड बनाएगा वो सेंट्रल सीड कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है स्टैंडर्ड फिक्स करने का। सेक्शन 7 डील करता है कि लेबलिंग, कोई भी सीड हमारा मार्केटिंग जो है बिना लेबलिंग का पैकेजिंग में, एक तो क्लोज पैकेजिंग होगा, सील्ड पैक रहेगा एंड लेबलिंग कंपलसरी है। बिना लेबलिंग का सीड मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 8 जो है वो डील करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। सेक्शन 8 के तहत ही जो है हर एक स्टेट में जो है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया है। और सेक्शन 9 डील करता है जो हर एक स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के पावर के उसको क्या पावर दिया गया है। सेक्शन 10 में ये है कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी यदि सीड किसी को सीड सर्टिफिकेट इशू कर देता है, सीड लॉट के लिए सीड सर्टिफिकेट इशू कर देता है, ठीक है, उसको वापस ले सकती है। ये यदि ये सर्टिफिकेशन एजेंसी के नॉलेज में ये आ गया कि वो जो सर्टिफिकेट इशू किया गया वो कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण किया गया, कहीं ना कहीं फॉल्टी प्रोसीजर के कारण किया गया है, तो वैसे केस में इशू किया हुआ सर्टिफिकेट भी वापस ले सकती है। ओके, नेक्स्ट है 11 सेक्शन 11। ये डील करता है अपील से। यदि कोई पार्टी है, यदि उससे लग रहा है कि सर्टिफिकेशन एजेंसी जो हमारे सीट का क्वालिटी अच्छा है बट सर्टिफिकेशन एजेंसी हमारे से हमें रिजेक्ट कर दिया है, हमें सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में वो कॉम्पिटेंट अपीलिएट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो है जो पार्टी अदर पार्टी है उसको भी उसके भी लीगल प्रोटेक्शन का जो है प्रोविजन इसमें एक्ट में किया गया है। सेक्शन 12 अपॉइंटमेंट ऑफ सीड एनालिस्ट। ये जो सीड एनालिस्ट हर एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में होगा जो कि सीड एनालिसिस का काम करेगा, सीड क्वालिटी असेसमेंट का काम करेगा। सेक्शन 13 डील विद द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीड इंस्पेक्टर। ये सीड इंस्पेक्टर जो हम देखें बताए हैं कि जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसके तहत जो हमारा फील्ड इंस्पेक्शन का काम है ये सीड इंस्पेक्टर के थ्रू किया जाएगा, इसलिए सीड इंस्पेक्टर ये अपॉइंट होता है। ओके, एंड 14 सेक्शन 14 जो है सीड इंस्पेक्टर का पावर क्या है कि जैसे प्रोसेसिंग के बाद जो सैंपलिंग करना होता है वो सैंपलिंग जो है सीड इंस्पेक्टर के द्वारा होता है, तो उसमें सैंपलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, हाँ, कैसे ड्रॉ करेगा, वो जो सीड इंस्पेक्टर को वो पावर दिया गया है। और सेक्शन 5 में इसका डिटेल प्रोसीजर्स ऑफ सैंपल कलेक्शन के बारे में, जो पर कैसे हम प्राइमरी सैंपल कलेक्ट करते हैं, कंपोजिट सैंपल कलेक्ट करते हैं, है ना, फिर उस कंपोजिट सैंपल से वर्किंग सैंपल कैसे ड्रॉ करना है, ये डिटेल गाइडलाइन इसमें इसके तहत इस प्रोसीजर के तहत दिया हुआ है। एंड जो है इसी के तहत जो है आपका जो फील्ड इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स है, फील्ड इंस्पेक्शन में जो हमारा मूवमेंट किस टाइप से होगा, कितना सैंपल लेना है फील्ड में, कितने फील्ड लोकेशन से लेना है, हाँ, या कह सकते हैं कितना फील्ड काउंट होगा, ये डिसाइड करता है। एंड सेक्शन 16 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीड एनालिस्ट, कि सीड एनालिस्ट जो है टेस्ट करके कितने दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा एंड किस टाइप ऑफ फॉर्मेट में उसे सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सेक्शन 17 डील विद द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सीड ऑफ नोटिफाइड वेराइटी। तो किस सीड का एक्सपोर्ट करना है, किस सीड का इंपोर्ट करना है, ये डील करता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ दी ये सेक्शन 17। हाँ, और हमारे सीड एक्ट में ये भी प्रोविजन किया गया है कि हम किसी भी फॉरेन कंट्रीज को के सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ, ये अभी तक इंडिया ने किसी भी फॉरेन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट इन फ्यूचर में क्योंकि संभावना है कि कई सारे जो सिमिलर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के जो कंट्री हैं जहाँ पे कि वहाँ का जो सीड प्रोडक्शन करके हम अपने कंट्री में इंपोर्ट करा सकते हैं, तो उस केस में ऐसा किया जा सकता है। या
हम अपने यहाँ पे सीड प्रोडक्शन करके और सेम क्रॉप एंड वैरायटी का सीड जो अदर कंट्री में यदि सूटेबल हो कल्टीवेशन के लिए, तो म्यूचुअली तौर पे हम रिकॉग्नाइज उस वे में भी अदर कंट्री में भी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत जो हम कर सकते हैं। सेक्शन 19 जो है ये डील करता है, यदि कोई भी सीड एक्ट के एक क्लॉज को यदि फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ में उसके ऊपर पेनल्टी हो सकता है, उसको पनिशमेंट हो सकता है, या पेनल्टी पनिशमेंट दोनों हो सकता है। ओके। सेक्शन 20 डील करता है कि यदि कोई भी सीड एक्ट के किसी भी प्रोविजन के तहत कन्विक्ट घोषित किया गया है तो उसके प्रॉपर्टी को जो है सीज किया जा सकता है। ओके। सेक्शन 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में सीड प्राइवेट कंपनी का काफ़ी बड़ा योगदान है, तो कई सारे प्राइवेट कंपनी में भी देखा गया है कि कई सारे क्राइम कमिट कर जाते हैं सीड बिजनेस में। तो इसके तहत जो है जो कंपनी या यानी कॉर्पोरेट बॉडी के द्वारा यदि कोई ऑफेंस किया जाता है तो वैसे केस में उसका प्रोविजन जो है उसका पनिशमेंट का प्रोविजन के लिए किया गया है सेक्शन 21 के तहत। कई टाइम ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना गुड फेथ में ड्यूटी करते हुए भी कभी उनसे जो है अनइंटेंशनली जो है उनसे मिस्टेक हो जाता है, तो वैसे केस में उनके प्रोटेक्शन के लिए, वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल के प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोविजन सेक्शन 22 में है, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 23, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एक्ट। ये जो है इस एक्ट को टाइमली अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, टाइम टू टाइम जो यदि किसी टाइप का इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है तो वैसे केस में जो है इसको हम गवर्नमेंट को डायरेक्शन हम दे सकते हैं। निधि निधि अपना ये म्यूट करो अपना, निधि कुमारी। सेक्शन 24 है निधि। देखो मेरा यूट्यूब। ओके। ये सेक्शन 24 एक प्रोविजन ये दिया गया कि यदि कोई फार्मर्स जो है सीड का एक्सचेंज करता है अमॉन्ग देम और उसका बिना ब्रांड नेम यूज किए, तो उसके तहत जो है वो कोई क्राइम नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब बिना ब्रांड नेम के यूज किए जो है सीड का एक्सचेंज फार्मर्स कर सकते हैं। सेक्शन 25 ये डील करता है कि गवर्नमेंट को पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन ऑफ सेंट्रल सीड कमिटी। गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि सेंट्रल सीड कमिटी को जो भी पावर है या सेंट्रल सीड लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन या सीड इंस्पेक्टर को वो टाइम टू टाइम वो रूल उसके लिए बना सकता है। मतलब गवर्नमेंट अपने पास ये पावर रखी है कि हम कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है लेजिस्लेशन है वो हमारा सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 है। जो हमारा सीड एक्ट था वो क्वालिटी कंट्रोल की बात करता था, सीड के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। जो सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 ये सीड के मार्केटिंग में क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, मतलब सीड के मार्केटिंग को हमें कंट्रोल करना है ना। तो ये अभी हम जैसा बताया कि ये जो सीड जो हमारा था पहले एसेंशियल कमोडिटी नहीं हुआ करता था, ये सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के तहत जो है सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के तहत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में इनलिस्ट किया गया सीड एज एन एसेंशियल कमोडिटी। ओके। जब सीड हमारा एसेंशियल कमोडिटी के तहत इनलिस्ट हो गया तो इस पे भी जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो प्रोविजन है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके ऊपर अप्लीकेबल हो गया। जैसा कि है कि कोई भी यदि सीड का बिजनेस करता है, मतलब सेलिंग कर सकता है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का काम करता है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी मीन्स कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है कि बिना लाइसेंस लिए कोई भी सीड का बिजनेस नहीं कर सकता है। एंड दूसरा है कि जो डीलर होगा वो एसेंशियली डिस्प्ले करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेली बेसिस पे, कि हमारे पास कितना स्टॉक है, आज सीट का ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है और उसका प्राइस क्या है, इन चीज़ों के बारे में।
एंड यस, 1 minute on hold. आज जो हम यही क्लास इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।